नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है। मैं सभी गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक आदमी ए पर्सन एक निश्चित संख्या में इन वन सर्टेन नंबर रुपीस 1200 में 16 की दर से 16 कैरेट से कुछ वस्तुएं सम आर्टिकल्स खरीदता है, परचेस करता है, बाय करता है और एंड उतनी ही वस्तुएं सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स रुपीस 960 में 12 की दर से 12 कैरेट से खरीदता है, परचेस करता है। वह सभी वस्तुओं यानी ऑल आर्टिकल्स को रुपीस 1350 में 1350 में 15 की दर से 15 कैरेट से बेचता है, सेल करता है, सोल्ड करता है। तो पूरे लेन देन में यानी कि हर ट्रांजैक्शन एंटायर ट्रांजैक्शन में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि उस हिस्स परसेंटेज में प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। और ये रहा इधर ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर देखो इधर लिखा हमने आर्टिकल्स यानी कि वस्तु, इधर लिखा हमने पैसा यानी कि रुपीस, पैसा यानी कि रुपीस। अब यहाँ पर साफ साफ बोला है कि देखो 1200 में 16 वस्तु खरीदा गया, 1200 में 16 वस्तु खरीदा गया। देन एक वस्तु को कितना रुपया में खरीदा? 16 वस्तु को 1200 में खरीदा है, तो एक वस्तु को कितने रुपये में खरीदा गया? देखो एक वस्तु को, वन आर्टिकल को देखो 1200 बटा 16, देखो 1200 में 16 से भाग देते हैं। देखो 16 संते 112, 8 80, 16 पंचे 80, देखो 75 में 75 मिला। यानी कि एक आर्टिकल तो 75 रुपये में खरीदा गया। आगे नेक्स्ट वो देखो, मतलब क्या, मतलब ये आदमी दो अलग अलग तरीके से वस्तु को खरीद के लाया। ये आदमी दो अलग अलग तरीके से खरीद के लाया, मतलब अलग अलग दाम पर खरीद के लाया है। तो पहला वाला हमने लिख दिया। अब आगे ये आदमी पर्सन देखो उतनी ही वस्तुएं यानी सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स 960 में 12 की दर से खरीदता है, मतलब 12 वस्तु 960 में खरीदता है। देखो ये सेलिंग वाला नहीं चल रहा है, ये अभी परचेसिंग वाला है। 12 वस्तु 960 में खरीदा है। देन एक वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? देखो एक वस्तु को देखो 9 से डिवाइड 12 में खरीदा होगा, भाग देना है। देखिए 12 सत्ते 12 अट्ठे 96, 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। मतलब जो दूसरी जगह से एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद के लाया, एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद के लाया। अब देखो यहाँ पर जो बोला था वो हमें निकाल दिया। देखो एक निश्चित संख्या में, मतलब देखो यहाँ पर क्या बोले? देखो यहाँ पर बोला है कि देखो उतनी ही वस्तु, मतलब पहले जितनी वस्तु थी उतनी ही वस्तु अब लेनी है। पहले जितनी वस्तु थी उतनी ही वस्तु अब लेनी है। तो हमने क्या किया? हमने पहले एक वस्तु ले लिया,
तो यहाँ पर भी एक वस्तु है, मतलब वस्तु सेम लेना है, आर्टिकल समान है। देखो उतनी ही वस्तु मतलब सेम आर्टिकल लेना है, सेम आर्टिकल लेना है। मतलब क्या, इन शॉर्ट यहाँ पर ये आदमी एक जगह पर से देखो एक वस्तु को 75 रुपए में खरीद के लाया है, और मान लो दूसरी जगह पर एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद के लाया है। मतलब क्या, 1 + 1 दो आर्टिकल को देखो जोड़ना पड़ेगा। इसको कितना होगा देखो, 7 8 14 15 155 में खरीद के लाया। ये जो आदमी है ये 1 + 1 ये दो वस्तु को 75 + 80 यानी 155 में खरीद के लाया, 155 में परचेस करके लाया। मतलब क्या, ये सीपी हो गया, सीपी हो गया। दो वस्तु का सीपी इतना है, दो वस्तु का सीपी इतना है ना। हम निकालेंगे एसपी विक्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। देखो यहाँ पर बोला है कि अब ये आदमी, ये पर्सन सभी वस्तु 1350 में 15 की दर से बेचता है। मतलब 15 वस्तु को 1350 में बेचता है, सेल करता है। मतलब एक वस्तु को कितना रुपया में बेचा होगा, तो एक वस्तु को उसने बेचा होगा 1350 भाग 15। 1350 में 15 से भाग देना पड़ेगा। देखो हमें मिलेगा 15 9 में 135, 90 मिलेगा, 90 मिलेगा। देखो एक वस्तु का एसपी 90 होगा, एक वस्तु का एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 90 होगा, 90 होगा, 90 का 90 होगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि देखो सभी वस्तु को, तो यहाँ पर हमने कितना वस्तु खरीदा है, हमने यहाँ पर दो वस्तु खरीदा है, दो वस्तु खरीदा है। मतलब दो वस्तु खरीदा है, अब उतना ही वस्तु मतलब ये ही दो वस्तु को हमने बेचा है, ये ही दो वस्तु को बेच रहे। तो कितना रुपया हम बेचा होगा, तो एक वस्तु को हमने बेचा है 90 पर, तो दो वस्तु को बेचा होगा हमने 90 दूनी 180 रुपये, 90 दूनी 180 रुपये। इन शॉर्ट तुक में हमने दो वस्तु 155 में खरीदा है, और उतने वस्तु यानी दो वस्तु को ही हमने 180 में बेचा है, 180 में बेचा है। 155 में खरीदा है, 180 में बेचा है। कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा था। इसलिए बात देखो यहाँ पर हमें लाभ ही होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा। कितना रुपया का, तो घटा हो एसपी माइनस सीपी करना पड़ेगा, बिग माइनस स्मॉल। 180 में से 155 हमने घटाया तो हमें मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 55 60 70 80 20 25 मिलेगा, 25 मिले, देखो 25 मिले 25। मतलब यहाँ पर हमें 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन इसको हमें परसेंट में बदलना है। देन नीचे में क्या लगेगा, तो नीचे में लगेगा, देखो 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 क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस लगेगा। मतलब ये 155 155 मतलब 155 रुपया अगर हमें 25 का लाभ हुआ, मतलब 155 में हम 25 जोड़ेंगे तो हमें वापस 180 मिल जाएगा। इन शॉर्ट नीचे में सीपी है 155 आएगा, क्योंकि बिकॉज हमें पर्सन में आंसर निकालना है, इसलिए ऑल्सो इनटू 100% करना पड़ता है, 100% से गुणा करना पड़ता है। अब ये 155 मतलब 31 पंचे 155 होता है, 5 एकम 5 3 बच्चे 15 ये होता है। 25 मतलब देखो 5 पंचे 25 होता है, देन 5 5। तो यानी आगे में देखो आगे में देखो यहाँ पर 100 है और ये 5 मतलब 100 पंचे 500 होगा हमारे पास
500 होगा ऊपर में और नीचे में 31 होगा। इसको हल करने पर जो आएगा वही हमारा उत्तर होगा। जो इसको हल करना है, देन देखो 2 बार में भाग जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में भाग जाएगा। 31 एकम 31, आगे 50 में से 31 हमें मिलेगा कितना, 19 मिलेगा, 19 बचेगा। शून्य नीचे आएगा नहीं, हमारे पास 190 होगा। देन भाग जाएगा 31 छंगे जाएगा, 31 छंगे 186 होता है, 186 होता है। यानी आंसर जो कुछ भी आएगा वो 16 दशमलव समथिंग आएगा, 16 पूर्णांक कुछ आएगा और परसेंट लगे। अब ऑप्शन में ही हम देख लेंगे 16 दशमलव समथिंग। ऑप्शन में देखिए 15 ये नहीं है, 15 ये भी नहीं है, 14 ये भी नहीं, एक ही है ये 16 दशमलव कितना है, 16.1%। ये हमारा उत्तर है। यानी कि एंटायर ट्रांजैक्शन में आदमी को 16.1% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 2 वस्तुओं की, 2 आर्टिकल्स की कीमतों के अनुपात, वैल्यूज के रेशियो 5:8 में है। 5:8 में यदि पहले की कीमत में, यानी कि फर्स्ट आर्टिकल के प्राइस में X% की वृद्धि होती है, इंक्रीज बाय X%, और दूसरे की कीमत में, यानी कि अदर आर्टिकल की वैल्यू में 30% की कमी हुई है, डिक्रीज बाय 30%। तो नई कीमतें, यानी कि न्यू प्राइसेस 17:14 के अनुपात में होगी, 17:14 के रेशो में होगी। तो x का मान क्या होगा, देखो ये x का वैल्यू क्या होगा, और ये रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2 वस्तु, पहला वस्तु दूसरा वस्तु, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। अब आगे देखो इसका प्राइस, देखो ये 5:8 में, इसका प्राइस 5:8 में। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि पहली वस्तु का प्राइस 5 है तो दूसरी वस्तु का प्राइस 8 है, पहली वस्तु का प्राइस 5 है, दूसरी वस्तु का प्राइस 8। अब वो आगे बोला है कि देखो पहले की कीमत में X% की वृद्धि है। यहाँ से हमें कुछ निकलेगा नहीं, देखो यहाँ से कुछ पता होगा नहीं, डायरेक्ट इसको स्किप करना पड़ेगा, लैप करना पड़ेगा, इस ये बाद में निकले। अगली लाइन पढ़ो, दूसरे की कीमत में 30% की कमी होती है। मतलब कि यहाँ पर देखो 30% का, देखो मतलब देखो यहाँ पर ये दूसरी वस्तु है, इसका वैल्यू कितना है, 8 है, तो ये 30% घटता है, डिक्रीज बाय 30%, डिक्रीज बाय 30%। तो अब ये कितना हो जाएगा, 30% घटता है, ये डिक्रीज होता है, तो हमें नया कितना मिलेगा, देखो तो पहले देखो 8, देखो 8 का 30% हमें निकालना पड़ेगा। तो 8 का 30%, 8 गुणा 30/100 होगा। 8 का 30%, 8 गुणा 30/100 होगा। ध्यान, 0 गया, 8 या 24/10 यानी कि 2.4 मिलेगा, यानी कि 2.4 घंटे का मूल्य
2.4 घटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 8 में से इसको घटाओ, तो 8 में से 2 गया 6, और 6 में से 0.4 गया, तो हमारे पास बचेगा, हमें मिलेगा 5.6, 5.6, यानी कि 30% डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू 8 से 5.6 बनेगा, 5.6 बन जाएगा। अब आगे बोला है कि ऐसा होने पर, देखो ऐसा होने पर बराबर, ऐसा होने पर नई कीमतें 17:14 में हो जाती है। नई कीमतें 17:14 में होती है, 17:14 में 7:40 में होती है। मतलब क्या? देखो देखो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है यहाँ की वैल्यू, मतलब क्या है? ये पहली वस्तु है, तो ये इसका वैल्यू पहले 5 था, ये x% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो बढ़ने के बाद यहाँ पर क्या होगा? वो निकलेगा। इंक्रीज होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो यहाँ पर निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो ये यहाँ से निकलेगा। देखो रिवर्स करना पड़ेगा, यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा। देखो मतलब क्या? ये जो 5.6 है, ये 14 का कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना पड़ेगा। ये जो 5.6 है, ये 14 का कितना गुना है? हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना पड़ेगा। ध्यान, ये 5.6 14 का देखो 14 चौके सपन, देखो मतलब क्या? कितना गुना है? मतलब क्या? कितना गुना है? मतलब क्या? ये 5.6 में 14 से भाग देना है, 40 से डिवाइड करना है। देन 14 चौके 56, 10 नीचे, मतलब क्या? हमें 0.4 मिलेगा। मतलब 5.6 ये 14 का 0.4 गुना है, 0.4 टाइम। मतलब क्या? 5.6 को हमने 14 से भाग दिया तो हमें 0.4 मिला, मतलब 0.4 गुना ये है। देन यहाँ का जो वैल्यू होगा वो 17 का अल्सो इतना गुना ही होगा, सेम गुना होगा, सेम टाइम्स होगा। यहाँ का वैल्यू 17 का 0.4 गुना होगा। मतलब क्या? 17 गुना 0.4 करना पड़ेगा। देन देखो 17 चौके 68 होता है, 68 होता है, और दशमलव यहाँ भी दशमलव लगे, मतलब यहाँ पर हमें 6.8 मिलेगा। मतलब ये जो 5 है, यानी कि जो पहली वस्तु का जो प्राइस है वो बढ़ने के बाद, x बढ़ने के बाद, x इंक्रीज होने के बाद 6.8 हो गया है, 6.8, बोले रिवर्स निकलेगा, 6.8 हो गया है। मतलब ये कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ? ये 5 से 6.8 कितना बड़ा है, कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसमें से इसको घटाओ, देन फिगर 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया, हमारे पास हमें मिलेगा, हमारे पास बचेगा 1.8 इतना बड़ा, 1.8 बड़ा। 5 प्लस 1.8 6.8 होता है, 5 प्लस 1.8 6.8 होता है। मतलब क्या? ये पहली वस्तु का मूल्य 1.8 बड़ा इंक्रीज हुआ ये। लेकिन हमें तो पूछा है परसेंटेज में,
देखो परसेंटेज में देखो 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 x% बढ़ा है मतलब परसेंट में निकालना है, परसेंट में कितना बढ़ा है वो निकालना है। मतलब क्या ये 1.8 को हमें परसेंटेज में बदलना है। ध्यान देखो ये 1.8 बढ़ा है लेकिन कितने पर बढ़ा है, ये बढ़ा है 5 पर, नीचे में 5 है। ये 1.8 बढ़ा है पर कितना रुपये पर बढ़ा है, ये 5 रुपये बढ़ा है, 5 पर 1.8 बढ़ा है यानी कि नीचे में 5 आएगा, यानी कि 5 प्लस 1 पॉइंट हम करेंगे हमें वापस 6.8 मिलेगा। इन शॉर्ट नीचे में 5 आएगा और इंटू 100% आएगा। सॉल्व किया जो निकला वही हमारा उत्तर है। ध्यान देखो ये दशमलव से 1 शून्य निकला। आगे आगे देखो ये 5 दूनी 10 होता है और ये देखो 18 दूनी हमें 36% मिलेगा, 36% मिलेगा, मतलब 36% वैल्यू बढ़ेगा। ये पहला वस्तु है वो 36%, मतलब देखो ये पहला वस्तु इसका वैल्यू प्राइस मूल्य 36% बढ़ा है, x% बढ़ा है, 36% बढ़ा है, x% बढ़ा है, मतलब x की जगह पर क्या आ रहा है तो x के प्लेस पर आ रहा है 36, x के प्लेस पर आ रहा है 36 ये हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर है। अगला देखिए 2 घड़ियों में 2 वॉचेस के 2 क्लॉक्स के क्रय मूल्य का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस 16:23 है। पहले घड़ी के क्रय मूल्य को यानी कि फर्स्ट वॉच के कॉस्ट प्राइस को 10% और दूसरी घड़ी को यानी कि दूसरी घड़ी के क्रय मूल्य को सेकंड वॉच के कॉस्ट प्राइस को 477 रुपीज से बढ़ाया गया, इतना इंक्रीज किया, इतना रुपया इंक्रीज किया गया वैल्यू में ना। अब दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अनुपात इतना हो जाएगा, इट विल बी कम्स 11:20, नया रेशो ये बनेगा। तो पूछा है कि प्रारंभ में यानी कि बिगिनिंग में यानी इनिशियल दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, सेकंड क्लॉक का कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 क्लॉक है, 2 घड़ी है। पहला घड़ी देखो देखो पहला घड़ी दूसरा घड़ी, पहला घड़ी दूसरा घड़ी, फर्स्ट क्लॉक सेकंड क्लॉक। अब यहाँ पर बोला है कि ये दोनों क्लॉक्स के कॉस्ट प्राइस का यानी क्रय मूल्य का अनुपात ये है 16:23, 16:23। मतलब क्या, मतलब ये है कि यदि पहली घड़ी का मूल्य 16 है तो दूसरी घड़ी का मूल्य 23 है। अब आगे बोला है कि पहली घड़ी के क्रय मूल्य को 10% और दूसरे को इतने से बढ़ाया दिया, इंक्रीज किया गया। देखो ये जो पहली घड़ी इसका मूल्य कितना है 16 है, तो अब इसको ना इसको 10% बढ़ाया, मूल्यों को 10% इंक्रीज किया गया, प्राइस को 10% इंक्रीज किया। तो ये बढ़ने के बाद कितना होगा, देखो पहले हम निकालेंगे 16 का 10%, यानी कि 16 गुणा 10/100, 16 गुणा 10/100, 0 0 16/10 होता है
1.6, 1.6 यानी कि 1.6 बढ़ेगा, 1.6 इंक्रीज होगा, तो इट विल बिकम वैल्यू इज बिकम 17.6 16 से 17.6 हो जाएगा, 16 से 17.6 हो जाएगा। अब आगे बोला है कि नया रेशो ये बनता है, ये बढ़ा तो नया रेशो क्या बनता है? नया रेशो बनता है 11:20, 11:20 मतलब 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 अब हमें क्या निकालना है? अब आगे देखो, हमें इधर का वैल्यू निकालना है, यहां का वैल्यू निकालना है। मतलब ये दूसरी घड़ी है, इसका वैल्यू पहले 23 था, बाद में ये देखो बढ़ा है, इंक्रीज हुआ। देखो रियल में इतना रुपया बढ़ा है, रियल में इतना रुपया बढ़ा है, तो बढ़ने के बाद यहाँ कुछ आया होगा, रहा होगा, तो वो हमें निकालना है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ से निकले। देखो देखो हमें रिवर्स जाना है, मतलब 11 से हमें 17.6 पर जाना है, 11 से हमें 17.6 पर जाना है। मतलब क्या? मतलब क्या? ये 17.6 है, ये 11 का कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स है? ये 17.6 ये 11 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या? 17.6 में 11 से भाग देना है, 17.6 में 11 से डिवाइड करना, देन देखो 11 एकम 11, 17 में से 11 गया, देखो 6 दशमलव आएगा, 11 से 1.6 गुना है। ये जो 17.6 11 का 1.6 टाइम्स है, मतलब 11 गुना 1.6 17.6 होता है ना। यहाँ का जो वैल्यू यहाँ पर जो आता होगा आएगा, वो भी ये 20 का also 1.6 गुना ही होगा, 1.6 टाइम्स होगा। मतलब क्या? 20 का गुणा 1.6 के साथ करना है। देन देखो 16 दूनी 32 होगा, 32 होता है, और ये दशमलव से इसमें कट जाएगा, मतलब 32 हमें मिलेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो दूसरा घड़ी है, सेकंड क्लॉक है, इसका बिगिनिंग में वैल्यू 23 था, बढ़ने के बाद 32 हो गया। ये यूनिट्स में, रियल नहीं है, यूनिट्स में है, रियल में नहीं है। 23 से 32 हो गया, कितना बड़ा है? यूनिट में कितना बड़ा है? तो ये बड़ा है 32 माइनस 23, यानी कि 7 और 8 9 बड़ा है, 9 इंक्रीज हुआ है, तो 23 प्लस 9 32 होता है, 32। मतलब यूनिट में कितना बड़ा है? 9 बड़ा है, जबकि रियल में 477 बड़ा है। यानी कि यहाँ पर हमें 9 यूनिट का ही वैल्यू 477 दिया है। ये 9 यूनिट का वैल्यू हमें 477 दिया, तो नाउ हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है प्रारंभ में, यानी बिगिनिंग में दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? 23 था, लेकिन ये यूनिट में है। अब हमें निकालना है रियल वैल्यू, वास्तविक मूल्य। मतलब हमें 23 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो इसको हल करना पड़ेगा। मतलब क्या? 477 9 का
कितना गुना ये, हाउ मैनी टाइम्स वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, वर्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वर्ड का वैल्यू यहाँ निकलता है, यहाँ पर हम लिखते हैं वो वर्ड का वैल्यू होता है। मतलब 477 में 9 से भाग देना, 9 से डिवाइड कर देना। देखो 9 पंचे 45, 2 27, 9 के 27, 53 गुना ये 3 टाइम्स वन का वैल्यू निकला कितनी। देन ये 23 यूनिट का वैल्यू भी ऑल्सो ये 53 गुना ही होगा। मतलब 23 यूनिट का रियल वैल्यू निकालने के लिए, आउट करने के लिए हमें भी 23 और 53 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हम पूरा गुणा करेंगे नहीं, कंप्लीट मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ऑप्शन से हमारा आंसर निकल जाएगा। केवल हम यूनिट डिजिट को देखेंगे, अंतिम अंक को ही देखेंगे। देखो 23 में यूनिट डिजिट 3 है, 53 में भी यूनिट डिजिट 3 है। ये दोनों का ही गुणा करो, 3 तिया 9 होता है। मतलब क्या, जब हम 23 और 53 का गुणा करेंगे तो जो कुछ भी आएगा वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि गुणा के अंत में यानी कि एंड में 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा, 9 ही आएगा। अब ऑप्शन में ढूंढो, एंड में 9 आएगा, एंड में 9 आएगा, ये नहीं है, एंड में 9 आएगा, ये नहीं है, एंड में 9 आएगा, ये नहीं। अकेला ऑप्शन है एंड में, एंडिंग में 9, एंडिंग में 9। मतलब 23 गुणा 53 ये 1219 होता है। कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ये अकेला ऑप्शन है इसलिए। 23 यूनिट का वैल्यू 1219 होता है। मतलब ये सेकंड घड़ी है, क्लॉक है, वॉच है, इसका बिगिनिंग में यानी शुरू में इनिशियल प्राइस यानी कि मूल्य 1219 था। ये हमारा उत्तर है। आगे देखिए, एक व्यक्ति, एक पर्सन 15 मेज यानी कि 15 टेबल और 26 कुर्सियां 26 चार्ज रुपीस 25,700 में खरीदता है, परचेस करता है, बाई करता है। वह 12% लाभ और 12% गेन पर मेजों को बेचता है, टेबल्स को सेल करता है और 19% लाभ पर यानी एट 19% प्रॉफिट कुर्सियों को बेचता है, चेयर्स को सोल्ड करता है। उसका कुल लाभ मतलब ये व्यक्ति ने सभी मेज और सभी कुर्सी को बेच दिया है, ऑल टेबल्स एंड ऑल चेयर्स। मतलब ये 26 कुर्सियां और 15 मेज को मतलब सभी को बेच डालता है। तो ऐसा करने पर उसका कुल लाभ यानी कि टोटल लाभ रुपीस 4358 है। तो ध्यान, 5 कुर्सियां और 4 मेजों का क्रय मूल्य क्या होगा? What will be the total cost price of 5 chairs and 4 tables? और ये रहा ऑप्शन। देखो यहाँ पर देखो, पहले देखो यहाँ पर यार देखो ये व्यक्ति है यानी पर्सन है, वह ये 15 मेज मतलब 15 टेबल प्लस 26 को मतलब 26 चेयर्स
400 देखो ये 25,700 25,700 25,700 25,700 में खरीदता है। व्यक्ति 15 टेबल और 26 कुर्सियों को 25,700 में खरीदता है, परचेस करता है, बाय करता है। अब आगे बोला है कि ये जो मेज है, टेबल है, उसको वह 12% लाभ पर बेचता है। 12% लाभ पर बेचता है, 12% प्रॉफिट पर बेचता है। और आगे बोला है कि ये जो कुर्सियां है, चेयर है, उसको वह 19% लाभ पर बेचता है। 19% लाभ पर बेचता है। लेकिन बट यहां पर हम 19% को सीधा डायरेक्ट नहीं, इसको हम फैशन में लिखेंगे, स्टाइल में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, मतलब ये 12% आए ऐसे लिखेंगे, 12 आए ऐसे लिखेंगे। मतलब इसको हम लिखेंगे, 19 को लिखेंगे 12% प्लस कितना आएगा? 12 7 7 8 12 7 पर ऐसे लिखेंगे, 12% प्लस 7 ऐसे लिखेंगे। ये 19% को हमने ऐसे लिखा, 12% प्लस 7%। अब यहां पर समझना इजी रहेगा, इजी पड़े, सरल पड़े। देखो 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 देखो, अब ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुल, लिसन केयरफुल। देखो यहां पर ये जो टेबल है उसको देखो, उसने 12% लाभ पर बेचा है। पहले आप ये 7% को भूल जाओ, 7% को आप भूल जाओ। मतलब देखो अब क्या हो गया, तो अब ये हो गया कि उसने टेबल को भी 12% लाभ पर बेचा है और कुर्सी को भी 12% प्रॉफिट पर बेचा है। टेबल को भी उसने 12% लाभ पर बेचा है और कुर्सी को भी, चेयर्स को भी उसने 12% प्रॉफिट पर बेचा है। मतलब दोनों जगह 7% प्रॉफिट का, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट में, ओवरऑल रिजल्ट में मतलब टेबल प्लस चेयर पर भी, टेबल प्लस चेयर पर भी, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट में भी देखो ये 12% का लाभ तो होगा, ये होगा 12% का लाभ तो होगा, ये होगा 12% का लाभ होगा। इस पर भी 12%, इस पर भी 12%, तो प्लस में भी 12% आएगा। मतलब 12% मतलब किसका 12%? तो ये 25,700 का, और किसका 25,700 का 12% हमें प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। और इसको हल करना पड़ेगा। परसेंट मतलब देखो बट्टा में 100, ध्यान 2 गया, यानी हमारे पास ये 257 गुणा 12, एक गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो इक्वल 12 हमें मिलेगा। 12 सत्ते कितना होता है? 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 से 84, 8 ऊपर 4 नीचे 8 कैरी है, 8 कैरी है, 8 कैरी है, 8 हाशिर। 12 पंजे 60 और 68, यानी 6 कैरी होगा, 8 नीचे 6 कैरी, 6 हासिल है। 12 दूनी 24 और 36 आएगा 30। यानी कि हमने टेबल प्लस चेयर पर जब हमने 12% लिया, तब हमें ओवरऑल 3084 का लाभ होगा, 3084 का लाभ होगा, 3084 का प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, एडवांटेज होगा। और लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, शेखर टेल कर रहा है
कि हमें तो ओवरऑल लाभ यानी कुल लाभ यानी टोटल लाभ 4358 हो गया। 4358 ज्यादा हुआ है, मोर हुआ है। कितना ज्यादा मोर हुआ है? इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, ध्यान रखिए। 8 में से 4 गया, मिला हमें 4। आगे 5 में से 8 घटेगा नहीं, मतलब 35 में 2 अंक लेना पड़ेगा। 35 में से 8 घटना है। देखो 5 में से 8 घटेगा नहीं, देन हम क्या करते हैं, देन हम 2 अंक लेते हैं। मतलब 35 में से अब हम 2 अंक घटाएंगे, मतलब 0,8 को घटाएंगे, देन हमें मिलेगा 35 माइनस 0,8। 35 माइनस 0,8 यानी 35 में 8 घटाया तो हमें मिलेगा 8, मतलब ये 5 गया 3 और 27 मिलेगा, 27 मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट 27 लिख देना है, हासिल बाजी कुछ नहीं है। देखो 2 अंकों का हमने व्यवहार किया है, तो यहाँ पर 2 अंक ही डायरेक्ट लिख देना है, आंसर भी 2 अंक में डायरेक्ट लिखना है। 35 में से हमने 0,8 घटाया, मतलब 8 घटाया, मतलब 2 अंक में से 2 अंक घटाया, तो आंसर भी 2 अंक में ही लिखना है, हासिल बाजी कुछ नहीं करना है। तो 27 मिले। और एंड में 4 में से 3 गया, हमें 1, यानी ये कि हमें 1274 रुपया का 1274 का, देखो वापस चेक करो, बराबर आया है 8 4 4 35 8 5 3 देखो 27 बराबर है, यानी बराबर है। ये 1274 का हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, एक्स्ट्रा लाभ हुआ है, अतिरिक्त लाभ हुआ है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, अतिरिक्त लाभ हुआ है। क्यों हुआ है, मतलब क्यों आया है? तो बिकॉज मतलब इसका रीजन ये है, कारण ये है, देखो हमने 7% को हमें गिना ही नहीं है, ये 7% प्रॉफिट हमने गिना नहीं है, 7% हमें गिना नहीं है, ये काउंट करना बाकी है। मतलब क्या, ये जो 7% प्रॉफिट है ये किस पर हुआ है? चेयर पर हुआ है, कुर्सी पर हुआ है। 7% का प्रॉफिट हमें चेयर पर हुआ है, कुर्सी पर हुआ है। मतलब देखो इतना बचा है, इतना ज्यादा हो गया, और इधर क्या बचा है? 7%। मतलब कहना ये है कि ये 7% है, तो इसका ही वैल्यू ये 1274 रुपया। ये 7% का वैल्यू ये 1274, 7% का वैल्यू ये 1274। ये हमने खोज निकाला, ढूंढ निकाला। अब आगे सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। देखो ये जो 26 कुर्सी है, ये अपने आप में इट्सल्फ कैसा है? तो ये अपने आप में इट्सल्फ 100% ही होता है। चेयर, कुर्सी अपने आप में 100% समझना है, और टेबल भी अपने आप में इट्सल्फ 100% समझना होता है। खुद से अपने आप में इट्सल्फ ये 100% ही होता है, 100% ही होता है। मतलब 7% का वैल्यू 1274 है, तो ध्यान हम निकालेंगे ये वाला 100% का वैल्यू, ये वाला 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू क्या बताएगा, क्या इंडिकेट करेगा? तो वो इंडिकेट करेगा, वो दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा, वो दर्शाएगा, इंडिकेट करेगा ये 26 चेयर का क्रय मूल्य, 26 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस, 26 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस। 7% का वैल्यू 1274, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1% का वैल्यू कितना? मतलब ये 1274 ये 7 का कितना होना है? हाउ मेनी टाइम्स? मतलब क्या? अब 1274 में हमें 7 से भागना, 7 से डिवाइड करना। देन देखो 7 एकम 7, आगे 3 2 5 7,
7 अट्ठे 56, एक 7 दूनी 14, 182 मिलेगा, 182 मिलेगा। मतलब 1274 7 का 182 गुना 182 टाइम्स, देखो चेक करो, 7 एकम 7, 3 2 5 7 56, एक 7 14 12 है, यानी कि 1% का वैल्यू 182, 1% का वैल्यू 182, 1% का वैल्यू 182। देखो यहाँ पर परसेंट नहीं मतलब 1% का वैल्यू 182 है, परसेंट नहीं मतलब 1% का वैल्यू 182। ना हमें निकालना है 100% का वैल्यू। 100, देखो ये 7 चेयर का, इसलिए 100% का जो वैल्यू निकलेगा वो चेयर का ही निकलेगा, मतलब 26 चेयर का निकलेगा, 26 चेयर के निकलेगा। इससे कुछ लेना देना नहीं, तो हमने ऐसे एक्सटर्नल के लिए समझा। मतलब हमें निकालना है 100% का वैल्यू, यानी कि 26 चेयर का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, तो वो होगा अल्सो ये 182 गुना ही, मतलब 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 100 को 1% की वैल्यू 182 से मल्टीप्लाई करना, देन वी गेट 182 डबल, दो शून्य पीछे में लग जाएगा और कुछ नहीं होगा, 182 डबल 0। यानी ये जो 26 चेयर है तो इसका कॉस्ट प्राइस है, यानी इसको हम खरीद के लाए हैं, परचेस करके लाए कितना रुपया में, 182 डबल 0, 182 डबल 0 रुपया। अब इसी के साथ हम आगे निकाल पाएंगे 15 टेबल का कॉस्ट प्राइस, प्राइस मूल्य, यानी ये 15 टेबल को हम कितना रुपया में खरीद के लाए, हाउ मच प्राइस में परचेस करके लाए, वो निकाल पाएंगे। तो सीरीज भाई उसके लिए ये 25,700 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, देन 15 टेबल का हमें मूल्य मिल जाएगा। ध्यान देखो इसमें से घटाना है, ध्यान देखो 2 शून्य में 2 शून्य गया, 2 शून्य तो आएगा ही आएगा एंड में आगे, 7 में से 2 गया 5 मिलेगा, और लास्ट में 25 में से 18 जाएगा तो हमें मिलेगा, देखो 7 7 7500 मिलेगा, 60 मिलेगा। वापस चेक करो, डबल शून्य माइनस डबल शून्य डबल शून्य, 7 माइनस 2 5, 25 माइनस 18, देखो कितना मिले, 7 मिले, 7 मिले। देखो यदि आपने यहाँ पर ऐसा सोचा होगा कि हमने 25 माइनस 18 किया, मतलब 2 अंक में से 2 अंक घटाए, तो यहाँ पर भी 2 अंक में ही लिखना पड़ेगा आंसर को, तो यहाँ पर 0 7 ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आगे में 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता। क्यों? तो यहाँ पर खत्म हो गया, अब आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए 0 का यहाँ पर वैल्यू कुछ नहीं रहता है। एंड में यदि शून्य आता है तो उसका कोई वैल्यू रहता नहीं, देखो बीच में आएगा तो वैल्यू रहता है, लेकिन एंड में आएगा मतलब खत्म होने के बाद आएगा तो उसका कोई वैल्यू रहता नहीं, बीच में आएगा तभी रहता है, यानी 0 न लिखो तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि हमें 7500 मिलेगा। यानी जो 15 टेबल है उसको हम खरीद के लाए, 50 करके लाए हैं 7500 रुपया में। अब हमें निकालना है 5 कुर्सियां और 4 मेज का क्रय मूल्य, तो उसके लिए हमें पहले फर्स्ट में पहले नाउ हमें निकालना पड़ेगा एक टेबल का क्रय मूल्य और एक चेयर का क्रय मूल्य, 1 टेबल का कॉस्ट प्राइस एंड 1 चेयर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, तब ये आगे जाके निकलेगा। तो यहां पर देखो 15 टेबल को हम खरीद के लाए 7500 रुपया में, तो एक टेबल को हम खरीद के लाए होंगे 7500 बट्टा 15 से भाग देना, देन देखो 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, 2 से भाग पीछे में, एक टेबल को हम
500 में खरीद के लाए, मतलब एक टेबल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपये। आगे वन चेयर, एक चेयर को, एक कुर्सी को हम कितना रुपया में खरीद के लाए, मतलब एक चेयर का कॉस्ट प्राइस कितने, क्रय मूल्य कितने। देखो यहाँ पर हमें क्या निकला, हमने क्या मालूम किया, हमें मालूम क्या है कि 26 चेयर का क्रय मूल्य ये 18,200, 18,200, देन एक का होगा 18,200 में 26 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान देखो 26, देखो संते होता है 700 वाले देखो 26 छंते 182 हो, देखो 26 छंते देखिए 742 4 ऊपर 2 नीचे 7 14 और 4 1800 बराबर है। देखो पीछे मतलब एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 700। अब इसी के साथ अब आगे हमें जो पूछा वो हम निकाल सकते हैं, आगे में जो भी पूछा वो हम निकाल सकते। तो हमें पूछा है 5 कुर्सियां मतलब 5 चेयर प्लस 4 में यानी 4 टेबल का टोटल प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर चेयर, एक चेयर का कॉस्ट प्राइस 700, तो 5 का होगा 7 पंचे 35 यानी 35 होगा प्लस 4 टेबल, तो एक टेबल का क्रय मूल्य है 500, तो 4 टेबल का होगा 5 चौक 20 यानी कि 20 यानी 2000 होगा। जोड़ा वही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा यानी कि 2000 और ये 3000, 3 मतलब 3000, तो ये 5000 हो गया और ये 500 मतलब 5500 मिला, 5500 मिला, 5500 मिला। अरे कुल क्रय मूल्य टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, ये हमारा उत्तर है, जवाब 5500 यानी ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।